हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट की क्लास में हम शासन व्यवस्था के प्रकारों पे चर्चा कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने एकात्मक शासन व्यवस्था पे चर्चा करी थी। आज की क्लास में हम फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था पे अपना व्याख्यान पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। जिन देशों में संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार यानी कि इकाई सरकार के बीच में शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है और संविधान के द्वारा ही ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि इन दोनों पक्षों में से चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी अकेला इस शक्ति विभाजन में कोई चेंज नहीं कर सकेगा। उसे हम साधारण शब्दों में संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। एक राजनीति शास्त्री प्रमुख विद्वान हैं डॉक्टर गवर्नर। उन्होंने इसको अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय और स्थानीय सरकार यानी कि जो राज्य सरकार है वो एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं और ये दोनों सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ये दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सुप्रीमेसी लिए हुए होती है यानी कि सर्वोच्च होती है। तो डॉक्टर गार्नर ने जो संघात्मक शासन व्यवस्था की जो परिभाषा दी है उससे कुछ विशेषताएं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आते हैं जिन्हें हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि सबसे पहली बात यह कि इस शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें शासन शक्ति या जो भी सॉवरन पावर होती है, प्रभुत्व शक्ति होती है, इसका दोहरा प्रयोग होता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि संप्रभुता या जो सॉवरन पावर होती है, जो जिसके पास अल्टीमेट पावर होती है, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। और संघात्मक शासन व्यवस्था में जो संप्रभुता है वो अविभाज्य है, किंतु एक संघ राज्य में संप्रभुता को का अगर हम मैनिफेस्टेशन देखें तो यहाँ पे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो केंद्रीय सरकार होती है ये अपनी सत्ता को संविधान के द्वारा जो इसके अंदर होता है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। दोनों को प्रभुत्व शक्ति या डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है उन दोनों में बांट दी जाती है। यहाँ पे राज्य सरकारें केंद्र सरकार से पावर नहीं लेती है, अपितु कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही इन दोनों को बीच में प्रभु सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। तो ये जो इकाइयाँ होती हैं, ये जो राज्य होते हैं, ये किसी भी प्रकार से केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होते हैं, अपितु इनकी स्थिति केंद्र सरकार के समान ही वैधानिक महत्व की होती है। तो पहली विशेषता क्या हुई कि यहाँ पे प्रभुत्व शक्ति का या सॉवरन पावर का इन दोनों में डुअल दोनों जन इसका प्रयोग करते हैं, दोहरा प्रयोग करते हैं। दूसरी विशेषता, यहाँ पे पावर का सेपरेशन कर दिया जाता है दोनों अंगों में, केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में, दोनों में शक्तियों का यानी कि कानून निर्माण की शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। अर्थात संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में कानून निर्माण की शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। और साधारणतः ये जो विभाजन होता है उसमें जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, विदेशों से वैदेशिक नीति से संबंधित होते हैं, महत्वपूर्ण कानून निर्माण से संबंधित होता है, संचार संबंधी होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था महत्वपूर्ण नियमों वाले होते हैं, संधियों से संबंधित नियम होते हैं, या जो कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो बहुत केंद्रीय महत्व के हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, उनमें कानून बनाने की जो सत्ता है वो केंद्र सरकार को सुपुर्द कर दी जाती है। और जो स्थानीय महत्व के विषय है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्थानीय सरकारें हैं, इन सभी में कानून निर्माण की शक्ति इकाइयों अर्थात राज्य सरकारों को संविधान के द्वारा दे दी जाती है। तीसरी विशेषता कि संघात्मक शासन व्यवस्था में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जो बांटने की शक्ति है या जो कार्यों का जो निस्तारण किया जा रहा है या जो बंटवारा किया जा रहा है, प्रभु शक्ति का जो बंटवारा किया जा रहा है वो संविधान के द्वारा
किया जा रहा है। तो एक प्रमुख विशेषता संघात्मक शासन व्यवस्था की जो है कि इसमें संविधान की सर्वोच्चता होती है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जो समझौते के द्वारा स्थापित होती है, और यह समझौता संविधान में निहित होता है, और संविधान में ही इस समझौते की परिवर्तन विधि का भी उल्लेख होता है। और ये व्यवस्था संविधान में ही लिखी हुई होती है कि संविधान सर्वोच्च होगा, और अगर संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाएगी और अगर उसमें कभी परिवर्तन भी होता है या उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो उसमें के लिए भी क्या प्रोसेस होगा उसका उल्लेख भी उसमें कर दिया जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च होता है, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारें और जो भी सरकार के विभिन्न अंग होते हैं वो संविधान के विरुद्ध जाकर के किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं कर सकते। अल्टीमेटली जो पावर का जहाँ से पावर आ रही है वो संविधान के द्वारा ही राज्य सरकारों को, केंद्रीय सरकार को और शासन के अनेक अंगों को प्राप्त होती है। एक और बहुत विशेष स्थिति या विशेषता जो हमारे सामने उभर करके आती है कि इसमें जब हमको ये दिख रहा है कि शासन शक्तियों का बंटवारा, प्रभु शक्ति का बंटवारा दोनों अंगों केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कर दिया गया है, तो ऑब्वियस है कि दोनों जब चीज़ों का बंटवारा किया जाएगा तो उनमें विरोध होगा, उनमें विरोध की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, तनाव की स्थितियाँ उत्पन्न होगी, तो कोई ना कोई अल्टीमेट एक ऐसी व्यवस्था की भी जरूरत पड़ेगी जो इनके बारे में फैसला ले सके। तो एक न्यायपालिका की सर्वोच्चता एक ऐसी विशेषता है, यानी कि जुडिशरी सुप्रीमेसी इसके अंदर है, क्योंकि सभी संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है जिसका कार्य संविधान की इंटरप्रिटेशन करना है, संविधान को गार्ड करना है, उसकी रक्षा करना तो वही, साथ ही साथ उसको यह भी देखना होता है सर्वोच्च न्यायालय को कि सरकार की जो दोनों कोई अंग है या जो इनके अंदर आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन हो, कोई भी ऐसे कोई वायलेट करने या कोई भी ऐसे कार्य किसी के द्वारा भी नहीं किए जाए जो संविधान के प्रतिकूल हो। अगर न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि केंद्रीय सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या सरकार के किसी भी अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अगर वो कोई भी संविधान के प्रतिकूल कार्य करते पाए गए तो ऐसे कार्यों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार भी न्यायपालिका के पास में ही होता है। और अगर केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों में कोई भी किसी प्रकार का विवाद होगा, कोई तनाव की स्थिति होगी, तो अल्टीमेटली सर्वोच्च न्यायालय के पास भी ये पावर होती है कि वह इन विवादों को हल करेगा। अंतिम विशेषता जिसे हम देखते हैं वो है डुअल सिटीजनशिप, यानी कि दोहरी नागरिकता। जनरली संघात्मक शासन व्यवस्था में साधारणतया दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखें। और ये दो जो नागरिकता होती है जिसमें किसी भी देश का नागरिक केंद्र सरकार का और राज्य सरकार जिसमें वह रहता है वह दोनों का नागरिक होता है और इन दोनों के प्रति ही उसकी भक्ति होती है। किंतु दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन व्यवस्था का आवश्यक तत्व नहीं है। जब हम भारतीय संदर्भ में इसको देखते हैं या भारतीय संविधान में हम देखते हैं तो यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था की तो स्थापना की गई है, किंतु इसका जो मेन फीचर है दोहरी नागरिकता उसको नहीं अपनाया गया है। भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता अर्थात भारत केंद्र सरकार के एक देश की नागरिकता, इकहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम संघात्मक शासन व्यवस्था के गुणों पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि ये शासन व्यवस्था, इस व्यवस्था में क्या गुण है, या एकात्मक शासन व्यवस्था के अलावा इस शासन व्यवस्था के अंदर ये उससे किस प्रकार से अलग है, या एकात्मक शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था के जो आपसी संबंध है वो किस प्रकार के हैं और किन देशों के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, संसार के किन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। थैंक यू।